नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा होगा कि फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट फंड्स को बंद कर दिया था। गोइंग फॉरवर्ड कोई भी रिडेम्पशन या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे उनके जो डेट के पेपर्स हैं वो मैच्योर होते जाएंगे, वो लोगों को पैसे देते जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेबी ने गोइंग फॉरवर्ड किसी और डेट फंड्स के लिए सेम प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए क्या क्या एक्शन आज उठाए हैं एंड इन्वेस्टर्स को इससे कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, ये आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो उससे मुझे भी बहुत मदद मिलती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले कि मैं ये समझाऊँ कि सेबी ने क्या क्या एक्शन लिए हैं इस फ्रैंकलिन वाले फियास्को से किसी और डेट फंड्स को बचाने के लिए, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैंकलिन वाली जो दिक्कत है, फ्रैंकलिन को अपने 6 डेट फंड्स बंद क्यों करने पड़े। मैंने दोस्तों एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाई थी इस पर्टिकुलर केस को लेके, बट मैं इसमें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। दोस्तों, दिक्कत ये आई कि जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लोगों में थोड़ी सी हलचल सी मच गई थी कि यार पैसे लगे हुए मार्केट में, तो सब ने रिडेम्पशन शुरू कर दिया फ्रैंकलिन के डेट फंड से। और दोस्तों, इक्विटी मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होती है उतनी लिक्विडिटी डेट मार्केट में नहीं होती। आपके जनरली डेट में जो पैसे होते हैं वो तभी आपको मिलते हैं जब आपके डेट के पेपर्स मैच्योर हो जाए। इतना इजी नहीं होता डेट को बेचना, जो आपके डेट के बॉन्ड्स होते हैं उनको बेचना इतना इजी नहीं होता। तो फ्रैंकलिन के पास जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी रिडेम्पशन को, तो फ्रैंकलिन को कुछ कुछ लोन्स लेने पड़े बैंक से, एंड उससे उठा के उन्होंने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस दिए। बट जब ये रिडेम्पशन का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें रोकना पड़ा रिडेम्पशन, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत हुई थी नए लोन लेने में। और उनके लिए ये भी इशू था कि अगर डेट एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फ्रैंकलिन खुद से पैसे कहाँ से लाती। तो मेन इशू लिक्विडिटी का था, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को ये 6 डेट फंड्स में नए इन्वेस्टमेंट भी बंद करने पड़े, नए रिडेम्पशन भी बंद करने पड़े। तो आइए देखते हैं कि सेबी ने अब क्या किया जिससे कि ये इशू सॉल्व होगा। तो दोस्तों, सेबी ने क्या बोला है कि जो भी डेट फंड्स हैं उनको 15% एडिशनल अपने जो AUM मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो आपके पास जितने पैसे हैं उसका एडिशनल 15% आप गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सभी ने 3 टाइप के डेट फंड्स को अलाउ किया है: कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग एंड PSU और क्रेडिट रिस्क फंड्स। तो दोस्तों, G-Secs और T-bills जो होते हैं ये सबसे सेफ़र माने जाते हैं एंड सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में। मतलब अगर आप देखो कि किसी कॉर्पोरेट का अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो, जैसे आप मान लो कि आपने टाटा स्टील के डेट के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो टाटा स्टील के बॉन्ड्स बेचना कंपेरेटिवली बहुत टफर है, क्योंकि नया कोई बंदा टाटा स्टील के बॉन्ड खरीदने आएगा ये इतना ईजी नहीं है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स जनरली कोई ना कोई बैंक्स भी खरीदी रही होती है मार्केट से, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स सिंस इतना सेफ होते हैं तो दूसरे लोग भी ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। तो लिक्विडिटी इन दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कंपेरेटिवली अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत ज़्यादा होती है। तो सेबी ने अब इस 3 टाइप के डेट फंड्स को, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड एंड क्रेडिट रिस्क फंड, इनके लिए 15% तक अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को G-Secs और T-bills में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने कुछ कुछ रियायतें भी प्रोवाइड की है दूसरे फंड्स, डिफरेंट फंड्स को, ताकि लिक्विडिटी ज़्यादा बन सके। तो सभी ने क्या किया है कि इन्होंने जो इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स थे उनके लिए इन्होंने अब एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था AA+ रेटेड पेपर्स में या उसके अबव पेपर्स में इन्वेस्ट करने का, वो 80% से घटा के 65% कर दिया टोटल एसेट्स के लिए। तो जहाँ पहले किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को अपने पास जितना भी पैसा है उसका 80% या 80% से ज़्यादा AA+ रेटेड पेपर्स या फिर उसके अबव रेटेड पेपर्स। दोस्तों, जो ये रेटिंग होती है AA, ये बताती है कि आपका जो बॉन्ड का पेपर है वो कितना सेफ़ है। मतलब जितनी अच्छी कंपनी होगी उसके बॉन्ड्स को उतना अच्छा रेटिंग मिलेगा। तो ये मतलब अगर कोई फंड के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे AAA रेटिंग या AA+ रेटिंग पेपर्स में लगे हुए हैं तो जनरली उस फंड को बहुत सेफ़ माना जाता है। बट उनके साथ थोड़ी लिक्विडिटी की इशू होती है, क्योंकि ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इजीली बिकेंगे नहीं, वो जनरली जब मैच्योर होंगे तो ही निकल के आएंगे। और इसके साथ एक और दिक्कत ये होती है कि सिंस जैसे मान लीजिए HDFC को अगर पैसे उठाने मार्केट से, तो HDFC को पता है कि उनका जो बॉन्ड आएगा वो बॉन्ड लोग इजीली सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है HDFC 5% या 6% पे निकाले। बट वहीं कोई छोटी कंपनी है, उसको अपना बॉन्ड निकालना है और सब्सक्राइब करवाना है, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो मे भी 8% या 9% पे लाए। तो जो भी AA+ है, जितनी रेटिंग हायर होती है दोस्तों, आप समझिए कि रिटर्न्स जनरली उतने कम होंगे, और अगर आप रिस्कियर बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे तो रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। ये हमेशा ही रहेगा कि रिस्कियर चीज़ों के साथ आपके रिटर्न्स के जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं।
अब दोस्तों समझिए कि जो ये तो हमने बात की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को लेके। आइए एक बार देखते हैं कि क्रेडिट रिस्क फंड्स के लिए सेबी ने अब क्या किया है। तो सेबी ने अब ये बोला है कि मिनिमम 50% या के 50% के टोटल एसेट्स AA एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अलाउड है। पहले ये 65% हुआ करता था दोस्तों। तो अब समझिए कि क्रेडिट रिस्क फंड्स के लिए इन्होंने ये चीज़ जो रियायत है वो कम कर दी है। पहले जहां वो AA एंड उसके कम के रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 65% अलाउ करते थे, अब सिर्फ 50% कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्रेडिट रिस्क फंड्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्योंकि उनके मतलब कोई भी जो म्यूचुअल फंड है, जो डेट फंड है, उन्होंने जिन जिन कंपनीज़ के बॉन्ड्स लिए, अगर कंपनी खुद डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फंड का भी पैसा उसमें डूब जाता है और इससे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। तो सेबी ने ये इंश्योर करने के लिए 50% से बढ़ा के ये लिमिट 65% कर दी है। 65% से घटा के ये लिमिट 50% कर दी है कि एटलीस्ट पहले जो 35% पैसा ही आपका जाता था सेफर फंड्स में, सेफर बॉन्ड्स में, अब उसकी जगह कम से कम 50% आपका बहुत हाईली रेटेड बॉन्ड्स में ही जाएगा। बैंकिंग और PSU डेट फंड्स के केस में दोस्तों सेबी ने ये किया है कि पहले जहाँ पे आपका 80% मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था PSUs में, बैंक्स में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, उसको घटा के 65% कर दिया है। यहाँ पे भी वही केस है दोस्तों कि इन्होंने सिंस 80% से ज़्यादा 80% मिनिमम इन्होंने बोला हुआ था कि आपको इतना इतने से ज़्यादा बिल्कुल सेफ ऑर्गेनाइजेशंस के बॉन्ड्स में ही डालना है, उसको घटा के इन्होंने 65 किया है ताकि लिक्विडिटी थोड़ी और इंक्रीज़ हो सके इन बॉन्ड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स के जो भी है डेट फंड के म्यूचुअल फंड्स वाली जो कंपनीज थी वो एक्चुअली ये जो चेंजेस थे सारे परमानेंटली चाहते थे, बट अभी जो सेबी ने ये चेंजेस लाए हैं सेबी के लोग, वो सिर्फ 3 महीने के लिए लाए हैं, मई 18 से। तो मई से जून, जुलाई, अगस्त 18 तक ये सारे जो नए केसेस है ये सेबी अलाउ कर रही है। एंड मेरे हिसाब से ये 3 मंथ का केस बहुत ही वेलकम है इन्वेस्टर्स के नज़रिए से, क्योंकि जो कोरोना वायरस वाला इम्पैक्ट है वो मे बी अगस्त सितंबर तक कम हो जाए। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सेबी इस चीज़ों को और एलोंगेट भी करेगी इन प्रॉब्लम्स को, जैसा कि हमने गवर्नमेंट के साथ भी देखा कि इनिशियली 21 दिन का लॉकडाउन प्लान था, पर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। सिमिलरली हो सकता है कि सेबी भी इन चीज़ों को थोड़ा आगे और बढ़ाए, बट अभी के लिए 3 महीने के लिए सेबी ने ये चीज़ें रियायतें प्रोवाइड की है म्यूचुअल फंड्स को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो से आपको समझ आया कि डेट फंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, डेट फंड्स में लिक्विडिटी वगैरह की दिक्कतें क्या होती है, सभी किस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।